जी बच्चों, पार्टी स्टार्ट हो गया। जोहर से पहले ये सिर्फ मेरे पास आधा घंटा है, प्लीज तवज्जो, ठीक है। अच्छा जी, हमने रेशोज की डिस्कशन की है पिछले पार्ट में, थोड़ी सी रेशोज में सिर्फ MCQs किए हैं, सुन लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पास पेपर 15 डिस्कस किया है, बहुत फायदेमंद था, लाजमी ले लीजिएगा, है सिर्फ डिस्कशन है, ठीक है। मेरे एक भाई जो हैं उनको EPS में मसला आ गया है, अब वो दिल कर रहा है वो बात भी कर लूं। भाई देखें, आपको मैंने चुप कर जाओ, EPS की जान नहीं छूट रही है EPS गले पे आया है मेरे दोस्त। ये देखो, ये है वो बात, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर जस्ट लाइक लोन और इरिडीमेबल आर जस्ट लाइक इक्विटी। इक्विटी का डिविडेंड जो होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होता है, जबकि लोन्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस में आता है। तो अब अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो पैट में से उनका डिविडेंड अभी माइनस नहीं हुआ, पैट ने इधर जाना है, वहां से इरिडीमेबल का डिविडेंड माइनस होना है, इसलिए इसको माइनस करना पड़ता है EPS निकालते हुए। जबकि रिडीमेबल का ऑलरेडी यहां पर इंटरेस्ट डिविडेंड नाम से है, इंटरेस्ट की तरह से माइनस हो चुका है, तो जब EPS निकालते हैं तो इस पैट में से ऑलरेडी ये माइनस हुआ पड़ता है, दोबारा माइनस नहीं करना होता। ये बात आपने पूछी थी, क्लियर है अब पक्का? अच्छा जी, चलें जी, पता नहीं क्या करने लगे थे। हाँ ये था जनाब। अच्छा, पास पेपर 1 में हम आए थे। पास पेपर 1 का A मैंने बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया, बच्चों से कहा आंसर देख के मुझे बता दे, क्योंकि ये डेज निकालना आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी जो पार्ट B वाली बात थी, यानी सिग्निफिकेंस, वो मैं असल डिस्कस करना चाह रहा था। वैसे पास पेपर 14 भी इस जैसा ही था, इससे 2 हाथ आगे था, लेकिन ये भी है। क्या होता है जी वर्किंग कैपिटल साइकिल? वर्किंग कैपिटल साइकिल किसे कहते हैं, ये इसकी सिग्निफिकेंस बता रहा हूं अब मैं। सिग्निफिकेंस, वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं वो वक्त जब जितने वक्त में पैसा जेब से निकल के आपकी जेब में आ गया वापस, ठीक है। तो दिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट फॉर परचेजेस यानी हमने जो चीजें खरीदी उसकी पेमेंट करने से लेकर रिसीट ऑफ, सादा अल्फाज में लिखेंगे अपने हमें जो पता है, रिसीट ऑफ कैश, ठीक है भाई। समझ आती है बात? ये बात समझ आती है? पता है आपको इस बात का? अब दूसरी बात क्या है, आपको बताया था कि असल में ये वो वक्त है, याद करो वो पहली क्लास है वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये वो वक्त है जिस वक्त के लिए हमें ये वो पैसा वर्किंग कैपिटल वाला अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, क्योंकि इतने अरसे के लिए हमें ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी चीज खरीदी, इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, पैसा तो इन्वेंट्री में पड़ा है, फिर वहां से बिकी, डेटर बना हुआ है, वहां पड़ा हुआ है, हमें वापस जब आएगा तो प्रॉफिट वापस आएगा। तो जितना अरसा ये पैसा इन्वेंट्री और डेटर्स में फंसना है और क्रेडिटर्स ने कुछ टाइम दिया तो वो माइनस कर दें, तो ये वो डेज हैं जिसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, पैसा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी छोटा छोटा कारोबार है उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ना। वो वर्किंग कैपिटल साइकिल से पता लगता है कि ये वो पीरियड है, दिस पीरियड टेल्स दैट SDL ही था ना, हाँ शेयर डिस्ट्रीब्यूट, SDL is required to arrange investment in working capital for 78 days। यानी कि मुझे 78 दिन के लिए पैसे कहीं से अरेंज करने हैं, अपने फंड्स में पड़े हैं या बैंक से लेने पड़ेंगे। फिर ये इतने दिन के लिए पैसे मेरे पास होंगे तो मेरा साइकिल ऐसा है कि मैं चीज़ खरीदूंगा, उसको बेचूंगा, उससे वापस मेरे पास पैसे आने 78 दिन लगेंगे। तो जितनी चीज़ें खरीद कर मैंने बेचनी है और उनके पैसे मेरे तक आने हैं, उतनी चीज़ों के लिए मुझे 78 दिन पैसे चाहिए। अब अपने हिसाब से देख लो, 10 चीज़ें बेचनी है, 100 बेचनी है, 1000 बेचनी है, लाख बेचनी है, ये देख लो 78 दिन के लिए ये पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए। ये है वर्किंग कैपिटल की सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसको मैंने आपके रिवीजन प्लान में भी डाला हुआ है, इसका आंसर बस इतना ही है, ये तो हो गया। 2, 3 छोड़ दें, उस जैसे और सवाल हैं मौजूद।
चौथे को अब डिस्कस करना है मैंने, लेकिन उसमें सिर्फ पार्ट बी के अंदर इसको प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल रेशियोज, ठीक है, ये दोनों कंपनीज की सिर्फ एनालाइज करनी थी, तो इसको आपने अब खुद कर लेना यार, ठीक है, आइडिया आपको हो चुका होगा। मैं अब रिसेंट टाइम पे जा रहा हूँ, ठीक है। 5 और 6 में से मैंने 6 को रिवीजन प्लान में रखा है आपके, क्योंकि 6 में क्या है, आई थिंक 6 रखा है, वही रीजंस ऑफ वेरिएशंस है इंडस्ट्री से। तो इंशाल्लाह ये ऐसा सवाल आए तो उम्मीद बड़ी है कि आप इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे, क्योंकि अब आपको इंक्रीज डिक्रीज अच्छे से आइडिया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चैप्टर के अंदर कुछ थ्योरी बाकी है, लेकिन उससे पहले जरा देख ना लें एक दफ़ा 1 मिनट ही लगना है, क्योंकि रिसेंट टाइम का सवाल तो इंशाल्लाह ऐसे हो जाना है। मैं आई क्या, छोटा सवाल था। मैंने आपके रिवीजन प्लान में डाला है कि इसको आपने रीड ओनली करना है, यूजर्स और उनकी नीड्स, ठीक है। ये रेशियो को कौन यूज करता है? इन्वेस्ट करने वाला बंदा जो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर, लेंडर हो गया या कोई और क्रेडिटर हो गया, फिर रेगुलेटर्स या मेंबर्स भी इसको देखना चाह रहे होते हैं, मैनेजमेंट खुद भी इनमें इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डिस्कशन है, ये आपने रीड करना है। रिवीजन प्लान में आपके मैंने इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं, प्लीज़ उसको फॉलो पूरा कीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये रेशियोज की तरह ये रहा, यूजर्स एंड देयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन पेज 792। इस तरह से आपको बस सुकून से सिर्फ प्लान सामने रखना है और उस चीज़ को पढ़ लेना है, जस्ट एक दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मैंने आपको यहाँ समझाया था, ठीक है। इसको जस्ट एक बार रीड करना है, दोबारा फिर इसको रीड करने की क्या जरूरत है, तो समझ आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स ये जो सारा काम था, ये तो सिर्फ वही है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हुआ पड़ा है। यहाँ से ऑनवर्ड सारे का सारा जो काम है, ये सारा काम हमने रिप्लेस कर दिया था। ये सारा काम हमारा अब उन 5 सफ़ों पे पड़ा हुआ है, तो ये काटते जाइए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। ये सारा मैंने आपको कहा था उस वक्त में, पढ़ लो, कुछ निकल आए तो निकाल कर ले आना, बता दूंगा कुछ निकलना था ही नहीं। मैंने 2-3 किताबें सामने रख के वो सफ़ा बनाया था, ये भी थी, 1-2 और किताबें भी थी। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो माफ़ कर देना, काफ़ी है जो आपके पास है, जो 5 सफ़े हैं, ठीक है। तो ये सफ़ों को हमने रिप्लेस कर दिया था अपने 5 पेजेस के साथ। इसमें वही सब बातें लिखी हुई हैं कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने पढ़ा भी था, हाथ खड़ा करें ज़रा, सारा पढ़ा था उन्होंने, हाथ खड़ा करें जब हम ये टॉपिक कर रहे थे। कुछ बच्चे हैं, कुछ निकला तो नहीं था इसमें से? बहुत कहता है बहुत कुछ है, पढ़ लें, पढ़ के काटें, अब रहने दें, अब वो वक्त गुजर गया है, ठीक है। अब आपने बस उन 5 सफ़ों पे फोकस करना है, ठीक है। और ये असल में वही सवाल है जिसकी मैंने रेशियोज आपको कैलकुलेट करवाई थी और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उसकी बजाय मैंने आपको उस सफ़े के ऊपर वही बातें बता दी थी, इंक्रीज डिक्रीज किस वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे सफ़े अब आपके पढ़ने के बाद रिप्लेस हो जाते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा अब रहने ही देना, वो बस वो फिर उसी सफ़े को, लेकिन उसको याद नहीं करना प्लीज़, उस सफ़े को समझना है, उसको दिमाग में बिठाना है प्रैक्टिकली, ठीक है। ले जी, यहां तक भी रिप्लेस हो गया और ये वाले भी रिप्लेस, ये तो असल में नए कर दिए थे ना हमने, तो इसका मतलब है फिर रह क्या गया, टॉप पे 2 सफ़े और एंड पे लिमिटेशंस और प्रैक्टिस टिका के। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू अदर एस्पेक्ट्स, ये मैं पहुंच गया इधर, ये पढ़ना है। रीड एंड मेमोराइज 5 पेजेस फॉर इंटरप्रिटेशन गिवन इन क्लास ड्यूरिंग दिस सेक्शन, रिप्लेस पेज 796 से 804 एंड पेज 807 से 811, इससे रिप्लेस कर लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है, ओके। तो पास पेपर्स मैंने काफ़ी सारे रखे हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से आपने इनको करना है जी। पेज कोई गलत हो गया होना यार, कौन सा जी, ये 805 कहाँ तक था, ये 804 तक ही था, ये 804 तक हो गया और 807 से, ये देखो 807 से 811 तक ही है यार, ये तो ठीक है। ये अदर एस्पेक्ट्स का 797 नंबर सफ़ा लिखा हुआ है, ये गलत है शायद, अदर एस्पेक्ट्स 805 पे, ठीक है, वो 797 कहीं और से आ गया। अदर एस्पेक्ट्स को सही कर लें जी, सही कर लें जी। ये अदर एस्पेक्ट्स कौन से 2 सफ़ों पर हैं, 805 और 806 पे, ठीक है। अब
टाइम बहुत कम रहता जा रहा है, मेरा दिल है पहले रीसेंट टर्म का सवाल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आकर इसको भी पढ़ लेंगे। रह तो यही 2 सफ़े गए, ऊपर वाला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है। इसमें क्या पढ़ा हुआ है? लिमिटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, ठीक है। देखो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हो गया है, ये वो हमने रूल बनाए थे, इधर कहीं लिखे होने चाहिए, पता नहीं कहाँ मैंने सवाल के पास लिख दिए होने हैं शायद, जो मैंने पहला सवाल नहीं आपको कराया था, ये देखो ना, अभी निकल आएगा, इतना इधर रश लगा होना है। वो जो आपने एक्सेप्शन भी मुझसे करवाई थी, ये असल में वो चीज़ है जो 2.1 में लिखी हुई थी, तो उसको क्या पढ़ना है? वो अपने रूल्स याद करो, वही बात उधर अधूरी लिखी है, यहाँ पे हम बहुत आगे निकल गए थे, ठीक है। तो हमें सिर्फ चाहिए कि यहाँ से लिमिटेशंस को पढ़ना। अब टाइम स्किप होता जा रहा है, स्लिप होता जा रहा है, मेरा बस एक ही इस वक्त मेरी चाहत है कि किसी भी तरह से मैं रीसेंट टाइम का सवाल पहले करा लूँ, ताकि थोड़ा अंदाज़ा हो। अरे हाँ रेशो, हालांकि इस दफ़ा बड़ा सवाल एक्सपेक्टेड है, बट फिर भी जो है वो तो करे ना। अभी तक हमने रीसेंट टाइम के सिर्फ 2 ही सवाल किए हैं, ऐसा ही है। चलो आ जाओ फिर। लिखा गया था खुद ही, यही नहीं है? हाँ यही है। चलो भाई, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको 2-3 दिन पहले, जिस दिन वर्टिकल एनालिसिस पढ़ाया था, मैंने कहा था बच्चों को हर दफ़ा पढ़ा के भेजता था बंदा, यार देख लो कभी करा ले। बल्कि आज से शायद 2-3 अटैम्प्ट पहले मैंने मॉक के अंदर भी एक सवाल डाला था, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस करवाया था, लेकिन आई कैप की तवज्जो नहीं जा रही थी, तो फिर मैंने अगली 2 दफ़ा नहीं कराया था, लेकिन बता दिया करते थे कि यार ये देखो ध्यान कर लो, 3 नंबर का सिर्फ वर्टिकल एनालिसिस है। अब वर्टिकल एनालिसिस इतना आसान काम था, सवाल तो हमने उस दिन पढ़ा भी था जब हम ये वर्टिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे, कि HBL हबीब बैंक लिमिटेड, पहुंच जाओ जल्दी करो, जी पहुंच गए, बड़े पहुंचे हैं आप लोग। HBL न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी है, बुक सेलिंग में डन हिल पुरानी कंपनी है, मार्केट लीडर है। मैनेजमेंट ऑफ HBL एम्स टू कंपेयर इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ DDL। भाई अपनी यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। HBL कह रहा है कि मैंने मार्केट लीडर से अपने आप को कंपेयर करना है। However, due to significant difference in their size and operational scale, direct comparison of their financial statement is challenging. Below are summarized financial statements. और उसके बाद कहता है परफॉर्म अ वर्टिकल एनालिसिस फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का वर्टिकल एनालिसिस मांगा है उसने, ठीक है। तो यार ये तो निहायत आसान है, ये रुपीज में है ना, ये दोनों का इसी को परसेंटेज में कर देना है, रुपीज के साथ नहीं करना, हमारा आंसर तो परसेंटेज में होना है, ठीक है भाई। बोर्ड तो मिटा दो जल्दी से जल्दी से। अच्छा अब पता है क्या है जी, ये सेल डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 क्या आता है? ये तो यहीं पे ही हो जाता। चलो अब मैं बोर्ड पे ही कर देता हूँ, रिसेंट टाइम है, रिसेंट टाइम को इज्जत दो 100% परसेंटेज में। अब हर चीज इस तरह से 340 से डिवाइड होती जानी है, ये कांस्टेंट रहना है 340। वर्टिकल एनालिसिस में मैं आपको बताया था कि वर्टिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, मैं दिखा भी दूंगा आपको दोबारा से, कि हमने हर चीज को जोड़ना है सेल्स के साथ। ये देखो ये सेल्स के साथ, ठीक है। तो परसेंटेज जैसे मैंने यहां पे निकाल कर भी दिखाया था, बस ये करने के 3 नंबर थे, 1 मिनट का काम है, कोई टाइम नहीं लगना था, ठीक है। चलो अब बोर्ड अभी मिट रहा है, ऐसे ही जरा देख लो, दोनों के कॉलम्स आप शुरू कर दो। HBL एक कॉलम बनाओ, एक DDL बनाओ, और ये वर्किंग बस शो कर देनी है आपने, ठीक है। और आगे आंसर आता जाएगा ऐसे, यानी ये रुपीस तो आपने लिखने नहीं है, आपका तो ये आंसर होगा जिसमें परसेंटेज आपने लिखी होनी है। परसेंटेज भी ना लिखो बेशक, परसेंटेजेस टोटल में लिख दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। चलो इंतजार में, कहते हैं हम क्यों करें, पहले बोर्ड मिट गया है, आप करें ना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर, नमाज के लिए जल्दी जल्दी, स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें पार्ट ए हम कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या करना है जी, वर्टिकल एनालिसिस। इतना आसान काम, पता हो तो कुछ भी नहीं है, और हमें पता था, आपने पढ़ा हुआ है वर्टिकल एनालिसिस,
सिंपल सा काम है, ठीक है। देखो अब दो कंपनी है, दो नाम है HBL और DDL। अब रुपीज इन मिलियन नहीं है, बल्कि यहां पर क्या होना है, परसेंटेजेस होनी है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा जी, अब सेल्स है तो मैंने जैसे भी बताया आपको 340 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, आंसर इज 100। साथ ही दूसरे को भी कर दो, दूसरे की सेल अब बताओ, मैंने देखी नहीं थी। 1700 बताने की वैसे जरूरत नहीं थी, 100 भी लिख देते तो तब भी चल जाता। बहरहाल मैं तरीका बता रहा हूं ताकि बेस बन जाए। ये पूरा हो गया जनाब 100%। थोड़ा भाई इधर हो ही जाओ यार, वैसे ही बाद में तंग होना है इन्होंने। HBL और DDL, ठीक है। अब कितना आ गया जी, 100 और 100, ऊपर लिखा हुआ परसेंटेज, एक बार लिख दिया, बार बार कौन लिखे, टाइम जाया होता है। रुपीज में नहीं है, रुपीज में तो बनी हुई थी, वर्टिकल एनालिसिस करना है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, पूरा लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल परिचय में। अब कॉस्ट ऑफ सेल इधर देखो, 238 डिवाइड बाय 340, 1156 डिवाइड बाय 1700, मुफ्ता लगाओ, जल्दी करो जी। हूं दसो, मैंने तो भूल गया आंधे तक। 238 डिवाइडेड बाय, अब ये कांस्टेंट रहना है क्योंकि हमने जोड़ना ही इसके साथ है, इंटू 100 कर दो, 70%। अगला 1156 डिवाइडेड बाय, अब ये इसका 340 सेल है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका 1700 ये कांस्टेंट रहेगा। इतना आसान काम है, तभी तो कितने नंबर है सिर्फ, तो 3 नंबर का इंटू 1.8 करो, 5 मिनट तकरीबन, ये तो 2 मिनट का काम है, तो मैं करा रहा हूं तो टाइम लग रहा है जी। 11 डिवाइड बाय 1700 इंटू 100 इज इक्वल टू, ऊपर परसेंट लिखा हुआ। अब जीपी 30 भी निकल सकता है, आप जीपी को भी बता दो ऐसे करके जी, जीपी को भी जोड़ो। 102 डिवाइडेड बाय 340, हर चीज को जोड़ दो, हर लाइन आइटम को जोड़ दो, 30 ही होना है, चेक कर लो, होना ही। 554 डिवाइडेड बाय 1744, अच्छा 544 डिवाइड 1700 इंटू 100 इज इक्वल टू 30, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स और नेट प्रॉफिट। काम जरा थोड़ा जल्दी जल्दी करा दें हम, 78 को 391 को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने पूरा लिखना है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने जी, डिवाइडेड बाय वही 340 इंटू 100, और दूसरा 391 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू, बताओ ये भला काम करने, 22.23 कर लूं, 23%, 20 लिख ही दो फिर, 20.94% और 23 पूरा, तो बराबर ही कहेंगे वहां पे, कमेंट करना भी पड़ता है तो मतलब ऑलमोस्ट हम कहेंगे ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना जी। नेक्स्ट इंटरेस्ट 5 और 5, इंटरेस्ट भी सेम है, वाह वाह, लेकिन ऊपर सेल सेम नहीं है ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जी 5 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100 और 5 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू 100 जी, फरमाइए। 1.4 29 और बस रह गया टैक्स, हर लाइन आइटम को जोड़ना है, 6 और 47, इकट्ठे ही चला था वो भी, हम भी इकट्ठे ही चलेंगे, क्या ख्याल है, हम क्यों अलग से यहाँ पे पीबीटी निकालें। तो टैक्स सेशन जी 6 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100 और डिवाइड बाय 1700 इंटू 100 जी,
नेट प्रॉफिट वैसे भी निकल सकता है, नेट प्रॉफिट आप एज अ परसेंटेज भी बता सकते हैं। 13, इसका आंसर भी वही आना है, 13 डिवाइडेड बाय 13 ही है ना, मुझे 13 ही लग रहा है। ओके, और दूसरा 101 डिवाइडेड बाय इंटू 100 जी, 9। ठीक है, ये जनाब 3 नंबर का काम है। पता हो तो कोई काम नहीं, पता हो तो कोई काम नहीं। कोई काम था ये? आगे 2 रेशो सिर्फ निकालनी है और उस पर हल्का सा कमेंट कर देना है। वो कौन सी है? रिटर्न ऑन एसेट्स, टोटल एसेट्स ही लेंगे, पीबीआईटी लेते होते हैं, पीबीआईटी ओवर एवरेज। अब एवरेज कैसे करेंगे? सिर्फ क्लोजिंग है तो बेहतरीन है, अच्छी बात है, और जिंदगी आसान होगी हमारी तो। अच्छा, आप देखो पीबीआईटी कैसे निकल सकता है? नेट प्रॉफिट में ऐड करें 2 चीजें या जीपी में से एक लेस कर दें, सेम बात है। हमने पहुंचना तो दरमियानी फिगर पे ही है ना, ठीक है? तो 1 माइनस करूंगा मैं, तो मुझे आसानी लग रही है उसमें। 102 में से 78 माइनस कर दें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और है भी सीधा सीधा, समझ भी आसानी से आता है। ठीक है, वो तो अगर ये इस तरह से टूट कर ना गिवन होता, सिर्फ इंटरेस्ट गिवन होता, तो फिर हमें पता नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकता था, उलट भी चल सकते, जैसे भी आ सकते। ठीक है, ये ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। पीबीआईटी निकालना है तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर देते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट आ गया। क्या है जी? रिटर्न ऑन, कुमारकर नाम है, सॉरी जी, ये है नए, इधर इसको साइड पे कर दो। रिटर्न ऑन एसेट्स है, ये हमने करना होता है जी। अब फॉर्मूला नहीं लिखना, टाइम आया होता है, फॉर्मूला आपके दिमाग में लिखा हुआ है, आप बस यहाँ पे फिगर लिखनी है। फॉर्मूला सिर्फ तब लिखना है, मजबूरी हमारी, जब वो किसी रेशियो का आंसर दे दे, हमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़े, फिर लिखा करो है। बट ठीक है, अभी ये चल रहा है फिलहाल जी। अब कितना है जी अपना प्रॉफिट? जीपी कितना है? जीपी यूं ना कर लें हम, HBL और DDL, बार बार कौन लिखता रहेगा? ठीक है जी बच्चों, अब बताओ जी जीपी कितना है HBL का? ₹102 मिलियन माइनस रुपीज, अब ये इंटरेस्ट, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, 78। ये रुपीज और 102 नहीं, आज तो आखिरी दिन है, आज तो ये भी नहीं लिखना, आप पर्चे में भी ये लिखोगे, कोई जरूरत नहीं, आंसर में लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, सिर्फ क्या लिखो, कितने जी प्रॉफिट कितना है? जीपी 102 माइनस, बस समझ आई, ओवर टोटल एसेट्स। एवरेज करते हैं, पर एवरेज कैसे करें? दोनों कंपनीज का एवरेज कर दें नहीं कर सकते ना, तो HBL अहमद, तुम्हारा दिल कर रहा था दोनों को एवरेज करने का? अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद कर रहा हूं, बंदे को पता लगता है, बंदे तक को पता लगता है। 91, हर पागल यही कहता है, इंटू 100 जी बेटा, आंसर 37%। और इसी तरह से DDL के लिए, DDL का जीपी 544 माइनस 391, और इसके एसेट्स हैं 438। बोलो दोबारा, क्या है? 544, 391, 438, 34.9%। तो पर्चे में क्या होता है? प्रेशर, टाइम का प्रेशर, जिसकी आदत आपने पूरे महीने में खुद को डालनी है। सांस भी लेना मार्क्स इंटू 1.8 करके लेना है आपने। मुझे एक सांस अंदर और बाहर करने के लिए इतने सेकंड्स चाहिए भाई, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं और कुछ नहीं है, बस यही टाइम प्रेशर है आपके ऊपर पड़ता है, वरना तो देख लो आपके सामने पर्चा है, कौन सी ऐसी चीज है बेटा जो आपने नहीं पढ़ी? सिर्फ प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, बस दो काम। पहला काम, मार्क्स इंटू 1.8 करके सवाल करना है। जब सवाल शुरू करना है तो ऐसे देखना है, 1:15 है यार, इस सवाल की 10 मिनट रिक्वायर्ड है, 1:25 यहीं पे लिख लेना, उसके बाद मैंने जोर पे जाना है, यूं लिख लेना आपने, ठीक है? उसके बाद फिर 1:25 पे जब सुई पहुंचे आपने रोक देना, फिर आपने चेक, चलो 1-2 मिनट ट्राई करते रहोगे तो टाइम बेहतर हो जाएगा। 2-3 मिनट ऊपर लगते रहते हैं, कभी 5 मिनट किसी सवाल में लगते हैं ऊपर, किसी में 5 मिनट नीचे भी आ जाते हैं, फिर जैसे MCQs वगैरह हो गया, ऐसा सवाल हो गया,
फिर किसी 5 मिनट ऊपर भी लग जाते हैं। ये लड़ाई चलनी है, लेकिन कोशिश करनी है प्रैक्टिस में हर सवाल ऐसे ही हो। फिर सोल्यूशन नहीं देखना, और जब एंड पे देखना है तो जब 70% सोल्यूशन ठीक है तो दोबारा उस सवाल को करके टाइम ज़ाया नहीं करना, और पर्चे भी पास करने हैं आप। बस ठीक है, डन है, ओके। अगली बार जब दूसरी डिवीजन पे डालूंगा तो इंशाल्लाह ये गलतियां नहीं करूंगा। हो सकता है अगली बार फिर हो जाए, या वो ना हो, नहीं हो जाए, कोई मसला नहीं। कोई पर्चे में भी होती हैं, मैं मुझे भी बिठा दोगे पर्चे के अंदर, मेरे से भी गलतियां होंगी, तो उसको भी पता है इस चीज़ का, एग्जामिनर को भी पता है, ठीक है ना। पर्चा बहुत मुश्किल हो तो हाथ भी हौला होता है, पता नहीं पासिंग क्राइटेरिया कहाँ पे होता है, हमें नहीं पता, हाथ हौला जरूर होता है, ठीक है। आप पास कर सकते हैं, बस ये आपने खुद को समझाना है, आपने खुद को बस ये समझाना है, क्योंकि पढ़ाई के हिसाब में कुछ नहीं बचा। अभी देख लोगे, एक दिन और भी बुलाया है इसीलिए। उसके बाद कौन सी है जी, रिटर्न ऑन इक्विटी या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड या इक्विटी, इक्विटी। तो इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए क्या लेते थे, पैट, हाँ पैट लेते हैं, पैट। तो पैट आ गया 13, और उसके बाद इक्विटी में आपके पास सिर्फ इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी कितनी है बोलो, ये इक्विटी है, नीचे तो डेट पड़े हैं, ठीक है। तो 26 + 13, दैट्स इट, क्लोजिंग ही है जी जी। हाँ, चूंकि ये रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालना। इक्विटी का मतलब होता था ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की इक्विटी। यू आर भूलिंग, आई विल रिमेंबरिंग यू। रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी इक्विटी है, इसमें पैट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में पीबीआईटी लेते थे, इधर देखना भाई, मैं भी वही दिखा रहा हूं, फिर अपना चेक करना, गलत नहीं लिखा। पीबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए तो पैट ही होता था, और नीचे ऑर्डिनरी इक्विटी होती थी, जिसमें से इरेडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। रिटर्न ऑन एसेट में क्या, उसमें तो लेते ही एसेट्स हैं, वो लेते टोटल एसेट्स हैं, ठीक है। मतलब तो जी टाइम मेरा घटा लिया थोड़ा सा जी। अच्छा इधर देखो, पैट कितना है, पैट का मींस कितना है 13, और कैपिटल एम्प्लॉयड अब यहीं पे वर्किंग कर दो, क्या अलग से वर्किंग करनी, तो 13 डिवाइडेड बाय कैपिटल, सॉरी इक्विटी यहीं से लो, ये 26 + 13, अलग से वर्किंग नहीं करनी, टाइम जाया होता है। लेकिन ये शो करना है 39 कहाँ लिखा हुआ है, 39 आंसर शो, ये मैं बता रहा हूं। आप या तो वर्किंग अलग करके 39 लिखो, या यहीं पे प्लस कर दो, बोलो नहीं ना, 26 + 13 इंटू 100, ये भी परसेंटेज वाली थी ना, इंटू 100 इज इक्वल टू 33.101 पैट आ गया इसका। इधर 257 + 110, 257 + 110 इंटू 100 इज इक्वल टू 27. रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है, अजीब बात है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, अजीब बात है। खैर उसने क्या बोला है, क्या कहता है, कहता है माड़ा माड़ा एक्सप्लेन करो। जी 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 जी, आज लिख ही लें बल्कि आप अपने पास जाके, नहीं यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, 1 2 3, इन 3 रेशियोज के अंदर असर पड़ सकता है इस बात का, तो ये लिखो, इफ इन क्वेश्चन irredeemable preference shares are given, irredeemable preference shares are given, add these to equity, डन, समझ आई। अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, इस सवाल में नहीं है लेकिन पढ़ तो लेना, चले,
कोई नहीं, फिर ब्रेक के बाद खत्म कर लेंगे सवाल को। सवाल का क्या है, वो कहाँ गया यार सवाल, मैंने अभी भाई को बताया है। पता नहीं, ये वैसे आसान बात थी लेकिन आप क्यों गरारी फंस रही है इसमें। वो बस रिवीजन करेंगे ना इंशाल्लाह भी जब। कहाँ गया वो सवाल, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन ना, आगे तो नहीं निकल गए। अच्छा, वो इन लकीरों से ऊपर था ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन किधर है। अच्छा वो ईपीएस में है, हाथ धोगी, मैं भी कहाँ ढूंढ रहा हूँ कसमें। ये देखो, देखो भाई, ये देखो मैंने कहाँ लिखा हुआ है इनको, इक्विटी में लिखा हुआ है, मतलब ये इक्विटी के पार्ट है ना। तो अगर सवाल में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है तो जिस रेशो में आपने इक्विटी लेनी है, आपकी इक्विटी का मतलब ये 7500 नहीं है, 7500 ही बनता है ना, ये 7500 नहीं है बल्कि ये है 10,500। और जिस रेशो में आपने डेट यूज करना है, अगर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है तो आपका डेट 1200 नहीं है, 2000 है। समझे इस बात को। अच्छा मैं देख लेता हूँ, अभी फिलहाल इसको लिख लो। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आपने गिवन हो तो नहीं, वो हो सकता है ना, इसको सही समझना, आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर गिवन हो इसको क्या करना है, इक्विटी में ऐड करना है। और अगर रिडीमेबल, भाई अंग्रेजी समझो, रिडीमेबल का तो है वापसेबल। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, गिवन हो, आर गिवन, तो ऐड देम टू लॉन्ग टर्म डेट्स। जिन जिन रेशो में इनकी जरूरत पड़ती है उन रेशोज में इनके साथ ये करना है, ठीक है जी। अब याद रखना है इसको, ओके। 15 को बाद में देखेंगे, पहले इसको घर पहुंचा लें। इस सवाल में तो ये था ही नहीं, पता नहीं क्यों इस सवाल में आप ले आए मुझे। लो भाई, अच्छा जी, अब मामला ये है कि उसने कहा है कंप्यूट करो रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर बोथ एचबीएल एंड डीडीएल टू प्रोवाइड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंस। अब किसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है, ये बताने लग जाने पागलों की तरह। यहां से बच्चा मार खाता है कि आसान टॉपिक में थोड़ा काम करके नंबर आ सकते हैं, लेकिन शुरू हो जाएगा। मैंने अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर देखा था ना, एक सफा पूरा सर ने लिखवाया था, मैंने वो यहाँ पे लिखना है, अब वो वाला सफा इधर 2 सफे में आएगा, ऐसे करके 1 2 3 4 गिट। समझे वो क्या कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा मुझे बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन एसेट क्या है, वो कह रहा है कंप्यूट करो रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन एसेट एचबीएल डिटेल दोनों का एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस इन ईच रेशियो बिटवीन ये दो। तो ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन दे दो जिसमें इन दोनों का डिफरेंस आ जाए। अब मामला क्या है, मामला ये है रिटर्न ऑन एसेट एचबीएल का आ रहा है 26 और डीडीएल का आ रहा है 34, ठीक है। क्या वजह हो सकती है, रिटर्न ऑन क्या चीज मैंने बोला अभी, रिटर्न ऑन एसेट। क्यों डीडीएल का ज्यादा आ रहा है जी, प्रॉफिट्स ज्यादा हैं, अभी वहां पर देखा, अभी वर्टिकल एनालिसिस नजर आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट्स ज्यादा हैं तो देखो क्यों ये डिफरेंस है, हम कहेंगे ये देखो इसके मार्जिन्स प्रॉफिट्स ज्यादा हैं, ठीक है। प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह क्या हो सकती है, फिर ये होता है। पहली वजह आपने बताई, क्यों जी रिटर्न ऑन एसेट जो है क्यों वो बेहतर है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बेहतर है, वो जी प्रोबेबली इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा होगा, पुरानी कंपनी है, कब से बैठे हुए हैं, तभी तो देखे ना कि इनका देखो ना। हालांकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि दोनों का कंट्रोल अच्छा है दोनों पर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब अन्य नहीं कह देना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज हुए, नजर आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज नहीं हुए, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इधर चेंज है, थोड़ा सा बेहतर है ये, ठीक है। और यहां तक आते आते मजीद क्या बेहतरी आ रही है, इनका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, ये शायद लोन इन्होंने ज्यादा लिया हुआ है, इनके पास लोन कम होगा, ठीक है। तो एनीवेज ये दो फर्क आप बता सकते हैं। पहली बात प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है, दूसरी बात प्रॉफिटेबिलिटी क्यों ज्यादा है, अब बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा तो मे के साथ कहेंगे कि प्रोबेबली
ये पुरानी कंपनी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है इसको। देखो ना परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल की इसकी 68 है, इसकी एक जैसा बिजनेस है, वही बुक शॉप, बुक सेलर, ये भी बुक सेलर। तो यही प्रोबेबल रीजन बनती है, इनको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रही है। दूसरा ये कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर तो हमने प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया है ना, फिर दूसरी बात नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकता मैं कि इसका इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका कम है, क्योंकि हमने प्रॉफिट ही कौन सा लिया हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट वाली बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनफ है, इतनी बात काफी है। प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है इसलिए रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है। और प्रॉफिटेबिलिटी क्यों ज्यादा है, अब मुझे तो यहां तक आते हुए सिर्फ क्या फर्क नजर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल का ही नजर आ रहा है। साथ में के साथ लिख देना, बहुत मिनिमम सा चेंज है जी, कहना ही है तो, लेकिन बहुत मिनिमम चेंज है। मे भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ज्यादा अच्छा मैनेज कर रहे हैं, टाइट कंट्रोल है इनका, ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हो रिटर्न ऑन इक्विटी में आते हैं तो ये इधर कम है, इधर ज्यादा है। इसकी क्या वजह होगी, हैं? नहीं, प्रॉफिट का तो असर आ गया, लेकिन एक और मसला भी है ना, वो आप जरा गौर तो करो। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसका हायर रिटर्न तो है ही, प्रॉफिट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है। लेकिन एक और वजह भी तो है, कंपनी का हुजम कहता है जी बहुत डिफरेंट है, लेकिन लोन्स का हुजम तो तकरीबन सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब एज अ परसेंटेज बिजनेस के अंदर अगर आप देखें तो इनका ज्यादा पैसा, अगर डेट इक्विटी रेशियो मैं निकालूं, जो कि उसने नहीं कही हुई, लेकिन अगर डेट इक्विटी रेशियो निकालूं तो इनका डेट बहुत कम है, इक्विटी बहुत ज्यादा है। इनका अपना पैसा ज्यादा लगा हुआ है, जब पैसा ज्यादा लगा हुआ है तो इक्विटी डिनोमिनेटर में पड़ी है ना, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो रेशियो क्या होगी, कम। ये भी एक वजह है। ठीक है, और इनको देखो तो इनका तकरीबन बराबर सराबर ही हो जाए। कितना था इक्विटी, कितनी है, वो उल्टा डेट ज्यादा है, तो डेट ज्यादा है उनके कंपैरिजन में इक्विटी कम है। प्रॉफिटेबिलिटी तो मोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही थी, तो इस वजह से भी डिनोमिनेटर ज्यादा है ना, तो इनका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इनकी ये रेशो इनकी तो ज्यादा आ रही है, न्यूमरेटर ज्यादा है। क्या मतलब, नहीं मैं, हाँ गियरिंग की बात अगर करें तो, डेट ओवर इक्विटी की बात करें तो इनका डेट तो बहरहाल, लेकिन खैर हमारे पास तो इसकी रीजन सिर्फ यही नजर आ रही है। बहरहाल लोन तो है, अब ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इसकी परसेंटेज ज्यादा, लेकिन गियरिंग रेशो उसने मांगी नहीं थी कि मैं ये बात कर सकूं। वैसे से आपको एडिशनल बात कही, सादा बात यही है कि चूंकि यहां से पता नहीं लग रहा, देखो ये 101 है, वो 13 है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, यहां से देखकर कह सकते हैं चूंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो इसलिए इसका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है लेकिन रिटर्न कम है, तो अब आपने इधर ही जाकर डेट पे हिट मारनी है कि जी देखें ना, अगर आप तो इनका डेट इक्विटी रेशो जो है डीडीएल का वो बहुत कम है, डेट बहुत कम है, इक्विटी बहुत ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसका आंसर इसलिए कम आ रहा है। इधर डेट इक्विटी रेशियो देखें तो इनकी डेट इक्विटी रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा, यानी कि डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है, डिनोमिनेटर कम है, इसकी निस्बत परसेंटेज कहीं नहीं है, पर बात तो करनी पड़ेगी, और तो वजह जो कोई नहीं है। प्रॉफिट तो उलट कह रहा है, ये कह रहा है प्रॉफिट ज्यादा है और प्रॉफिट ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। ये अजीब बात है। तो फिर जाकर लोन पे नजर पड़ी, वो इंटरेस्ट भी नजर आ रहा था, इंटरेस्ट सेम से बिल्कुल ज्यादा था उनका, लेकिन खैर वो आपने बता देना है कि चूंकि इनकी गियरिंग ज्यादा है, गियरिंग ज्यादा है तो इक्विटी अपने फंड्स कम है। अब ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं ले रही ना रेशियो, ये ले रही है रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ। तो गियरिंग अगर बिजनेस में लोगों का पैसा ज्यादा है, आपका कम है, तो ये कम पैसा है इनकी निस्बत, तो डिनोमिनेटर कम तो रेशियो ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा तो रेशियो कम, ये वजह। ओके, तो कोई नहीं, ये वजह सही ना भी लिखी जाती तो 5 में से फिर भी 4 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, अब नमाज की ब्रेक करते हैं जी, उसके बाद इंशाल्लाह हम आएंगे, कैश फ्लो करेंगे जिंदगी अगर रही तो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।